तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों आज करेंगे +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक बार पहले हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी सी पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर हम इसके ऊपर प्रॉपरली लगा चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 2 है इसी के ऊपर। पिछले लेक्चर की हमने बात की थी, वहां पर हमने पढ़ा था बच्चों कि ग्रेविटी होती क्या है, हाइट के साथ कैसे बढ़ती है, डेप्थ के साथ कैसे बढ़ती है, और सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है। ग्रेविटी मीन्स एक फोर्स, ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स स्मॉल जी। और यहां पर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर ये 3-4 टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। उस पिछले लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड को अच्छी तरह से पढ़ चुके थे, थोड़ा सा हिंट देकर कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि जैसे आप कोई भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है, ओके, तो एक उसका सर्कल है, एक उसका स्फेरिकल डायमेंशन है जहां तक किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींच सकती है। जब वो जो बॉडी, जैसे हमें हमने उस बात को पढ़ा था अच्छे से बच्चों कि जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस ऑफ अर्थ, इससे जब हम नीचे जाएंगे, जैसे हम इस सरफेस के ऊपर खड़े हैं, जैसे ही हम किसी बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे तो डेप्थ की अब क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे ही हम उस सरफेस से ऊपर को जाएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो क्या हम इतनी हाइट पे चले जाएं जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी की वैल्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो क्या है, वो उसकी हद है, वो उसका बेंचमार्क है, वो उसका लास्ट पॉइंट है जहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्टार्ट होती है और बाद में नीचे नीचे आते आते वो इंक्रीज होती जाती है, सरफेस पे आकर मैक्सिमम डेप्थ पे होते हुए फिर से डिक्रीज और सेंटर पे जाकर अर्थ के 0। क्लियर बात। तो वो जो फील्ड है, वो जो ग्रेविटेशन की फील्ड है बच्चों, उस जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फील की जा सके, जी की वैल्यू आए, या ग्रेविटी फोर्स फील किया जा सके, उस पूरी फील्ड को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। उससे बाहर क्या है, अर्थ अपनी और किसी भी बॉडी को नहीं खींच सकती, तो वो कहां पर चले गए, हम स्पेस पे चले गए हैं। तो वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उसी टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो चीजें हमने इसमें पढ़नी है वो मैंने शॉर्ट में इस बोर्ड पर लिख दी है, बट उसको एक्सप्लेन हम करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से। तो पहला टॉपिक है बच्चों ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। मींस ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, फोर्स पर यूनिट मास ऑफ आ टेस्टिंग बॉडी। कोई हमारे पास बॉडी है, उसको मैं किसी भी जगह पर रखूं, किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट को जब मैंने किसी भी हाइट पर रखा, अर्थ के साथ एग्जांपल लेकर चलते हैं बच्चों। अर्थ अपनी और किसी भी चीज को खींचेगी, ओके, तो अब वो अगर बच्चों वो बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होगी तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जैसे उसको मैं थोड़ा हाइट पे लेकर जाऊंगा तो फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, और ऊपर और डिक्रीज, और ऊपर डिक्रीज, फील्ड से बाहर तो 0, ओके। अब मैं उसको किस पॉइंट पे रख रहा हूं, किस हाइट पे, किस जगह पर रख रहा हूं, उस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन की फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है कि कितनी फील्ड इंटेंसिटी है वहां पर, उसकी कितनी तेजी से वो किसी चीज को अपनी ओर खींचेगा वहां पर, क्योंकि पता है ना जी की वैल्यू डिक्रीज होएगी, क्योंकि फोर्स भी डिक्रीज होएगा, ओके, क्योंकि आर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ओके। तो अब क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अब देखा जाए तो इंटेंसिटी पता करनी है। जो वो पर्टिकुलर बॉडी है जिसको मैं रख रहा हूं, जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, उसकी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वहां पर। मींस अगर मैंने वो छोटी सी छोटी बॉडी पे रख दी, यूनिट मास वर्ड इसलिए बोला गया बच्चों कि फोर्स देखा जाए, जी की वैल्यू देखी जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखी जाए, ना कि वो जो खुद का मास है वो उस वैल्यू को कोई इंपैक्ट में लाए। समझे बात है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मैं कोई और बॉडी लाकर रखूंगा, ओके, तो वो बॉडी का सिंपल जो वैल्यू होगी वो इंटेंसिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए
तो वहां का फोर्स हमारे पास निकल कर आएगा। ध्यान से समझो एक बार फिर से। क्या बोला मैंने बच्चों कि मान लो ये हमारे पास अर्थ है, इसकी कुछ हाइट है, मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पर इस हाइट के ऊपर ये रहा वो पॉइंट। यहां पर अगर मैं कोई बॉडी रखूं और बॉडी का जो मास हो वो क्या हो 1, यहां पर जो बॉडी रखी उसका मास कितना है 1। वो क्यों रखा गया? ताकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें इंटेंसिटी पता चल जाए कि यहां पर इंटेंसिटी आई की क्या है। क्योंकि जब कभी भी मैं इस m को उस इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे हर बार फोर्स मिलता जाए। अब ध्यान समझो, ये जो मास है यहां पर 1 है, तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर इस मास 1 को मैं रखूंगा तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? इंटेंसिटी मिल जाएगी कि यहां पर फोर्स कितना है एट दैट टाइम। ओके, अब ये जो मास कितना, इसकी वैल्यू है 1, ये खुद उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना डाले, क्योंकि मैं यहां पर अगर कोई भी बाद में मास लाकर रखूंगा जिसकी वैल्यू 2 kg हो, 3 kg हो, 4 kg हो, तो वो सिंपली इस इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई ही हो जाए और मुझे फोर्स मिलता जाए हर बार कि इतनी हाइट के ऊपर जाकर कभी भी अगर मैं कोई भी मास रखूंगा तो उसको सिंपल उस इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना और हमें फोर्स पता चल जाएगा कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स एट दैट टाइम क्या लगेगा। बात समझ में आई? तो देखा जाए क्या कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पता करना है बच्चों के फोर्स क्या होगा वहां पर। तो वो कैसे पता चलेगा कि जो कोई भी बॉडी मैं वहां पर लाकर रखूंगा वो वहां की इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास क्या आ जाए? फोर्स हो जाए। तो इंटेंसिटी का पता करना मतलब क्या कि जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स कितना था? F इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास था। इसमें मैंने ये जो बॉडी है जो अर्थ है तो इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल M। ये है टेस्टिंग बॉडी, इसकी वैल्यू रखूंगा 1। ओके, इसकी वैल्यू रख दी 1 कि मैंने यहां पर जो मास लाकर रखूंगा वो बच्चों कितना होगा? 1 किलोग्राम रख दिया, इसकी वैल्यू कर दी 1, तो मेरे पास ये क्या आ गया? F फोर्स आ गया। तो ये बच्चों फोर्स होता क्या है? पड़ा था G, क्योंकि अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हो तो ये R क्या बन जाएगा? कैपिटल R बन जाएगा, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी डेफिनेशन के थ्रू समझाया गया। इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। बात तो वही, यूनिट मास मतलब व्हाट? मास की वैल्यू क्या है? 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम मास का टेस्टिंग बॉडी, उसको मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रखा, यहां पर रखा, तो मुझे वहां का फोर्स मिल जाएगा क्या है? ओके, वहां का फोर्स मुझे मिल जाएगा क्या? अब उस फोर्स को किसके साथ डिनोट किया गया? यहां पर आई के साथ, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आ गई? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी। उससे थोड़ी ऊपर देखेंगे तो वहां पर फाइंड करना, वहां पर वो m की वैल्यू 1 रख दो टेस्टिंग बॉडी की, वहां पर फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखूंगा, मैं यहां पर रखूंगा, तो यहां पर मेरी फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? Gm, इसकी वैल्यू 1 और r की जगह क्या आएगा? कैपिटल R स्क्वायर। तो बच्चों ये सारी चीज होती क्या है? यहां पर अगर मैं इसको कैपिटल R रख दूं तो ये G की वैल्यू क्या बन गई? तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? ग्रेविटी की वैल्यू भी आ गई। यही थी ग्रेविटी की वैल्यू, Gm अपॉन R स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों एट द सरफेस ऑफ अर्थ आई की वैल्यू क्या होती है? Gm अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटी की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? Gm अपॉन R स्क्वायर। सरफेस ऑफ अर्थ पे आए तो ये R कैपिटल बन जाता है। क्लियर? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें पता करना है कि वहां पर उसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या है। उसके लिए जो यूनिट मास है, मींस टेस्टिंग बॉडी का मास रखेंगे 1 किलोग्राम। फाइंड कर ली, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इतनी रहेगी। बाद में कभी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं जितना भी मास लाकर रखूंगा, ओके, टेस्टिंग बॉडी अभी तो 1 था, कोई और लाकर रखूंगा, 10 kg का करूंगा, 10 kg का मास लाकर रखूंगा तो वो 10 के साथ इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करो, फोर्स वहां पर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मींस एट दैट टाइम क्या होगा? ये फोर्स कितना हो गया? 10 हो जाएगा, तो ये फोर्स हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। क्लियर? तो ये बात क्लियर होगी बच्चों, ये चीज ये होती है। तो इनसे Gm अपॉन R स्क्वायर और ये चीज, तो देयरफॉर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या है? आई ही है।
तो इसका मतलब क्या, हमें पता है यूनिट न्यूटन के सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मींस आई ही जी बना, तो इसको जी लिख दिया। तो जो कभी भी आप बाद में मास लेकर आओगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो फोर्स आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। बात को समझने की कोशिश करो बच्चों, चीजें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपने इसके ऊपर अपना दिमाग लगाना है। हो गई? तो मास को मल्टीप्लाई करो वहां पर, तो आई ही क्या बना, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको ये भी बोला जाता है फोर्स पर यूनिट मास। आ गया, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, उस मास के साथ मल्टीप्लाई करो उस यूनिट इंटेंसिटी की वैल्यू, यूनिट मास इंटेंसिटी की वैल्यू, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट है होलो स्फीयर के लिए आई की वैल्यू क्या होगी। ये बात क्लियर हो चुकी है कि आई ही क्या है, जी है। ओके, ये क्लियर हो चुकी है आपको यहां से। तो आई ही जी है तो जी वाले पूरे पूरे ग्राफ्स बनेंगे। इस साइड को आर, इस साइड को आई है, चाहे आप इस साइड को जी भी लिखते थे पहले, तो मेथड ग्राफ यही था। जैसे जैसे वो डिस्टेंस, ये है सेंटर ऑफ अर्थ, इससे आप आगे बढ़ोगे, और अगर ये होलो है, अभी अर्थ नहीं है, कोई होलो सफियर की मैंने एग्जांपल ली, ये आपके पास जो है ये कोई भी होलो सफियर है, तो ये खाली है अंदर से, तो जब तक ये आर नहीं आएगा, इतना डिस्टेंस आर नहीं पहुंच पाएगा, कैपिटल आर, तब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ओके, क्योंकि अंदर तो मास है ही नहीं, तो मास के ऊपर तो ग्रेविटेशन का काम है, मास तो यहां पर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अंदर से तो खाली है, तो ये 0। जैसे ही तो मास आ गया तो यहां पर मैक्सिमम, क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू क्या बनती थी, जी की वैल्यू आती थी ना, ये देखो कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मास भी आ गया तो मैक्सिमम आ गई, उसके बाद डिक्रीज। क्लियर? यहां पर क्या था, सॉलिड स्फीयर अर्थ वाला केस, तो अभी ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो इसका मतलब अंदर भी मास है, अंदर भी मास है, तो जैसे जैसे ये आर बढ़ता आ जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ये जो जी था उसी के लिए ग्राफ है ये। तो यहां पर मैक्सिमम, उसके बाद जैसे जैसे आर आगे बढ़ेगा इसकी वैल्यू इनवर्सली क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो कि यही इसके लिए भी था। बात समझ में आ गई? तो ये था बच्चों हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है, ध्यान में रखो, मास क्या रखा, यूनिट, कि हमें हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो वो यूनिट मास हो गया, तो फोर्स मींस व्हाट, जी ही बन गया, ये जी ही बन गया। क्यों? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर इसकी वैल्यू 1 कर दें तो ये जी ही बनता है फोर्स। ओके, तो क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ओके, तो ये क्या है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, पोटेंशियल ये था। अब क्या है, उसी पॉइंट के ऊपर क्या पता करना कि पोटेंशियल कितना है, उसके साथ एग्जांपल को कंपेयर किया। तो उस वाले केस में हमारे पास था, 10th वाले केस में बच्चों, उसमें था वोल्टेज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज, तो ये चार्ज की वैल्यू थी यूनिट मींस 1, तो ये चीज दोनों बनती थी, V ही W बनता था। अब क्या है, ये P मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल, इसको आप V भी लिख सकते हो, किसी भी साथ कंपेयर करो, डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये V है, तो ये क्या हो गया, W अपॉन एम नॉट। एम नॉट क्या, मास की बात, ये तो चार्ज की वैल्यू थी, अब मास की वैल्यू है, तो ये मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। तो इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, अगर सिंपल m की वैल्यू 1 लिख दे तो यहां पर सिंपल फोर्स की जगह पर m की वैल्यू 1 लिखकर कैंसिल आउट करके क्लियर कर सकते थे। बट अगर हम इसको यूनिट लिख रहे हैं, मींस इसकी वैल्यू को लेकर चलेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े इसके अंदर। तो अब क्या होगा, P की वैल्यू क्या है, W अपॉन एम नॉट है हमारे पास। कैसे करेंगे, तो है क्या, ये वर्क डन, काम कितना किया गया, टू मूव अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, कोई यूनिट मास की बॉडी है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, देखो इंफिनिटी कब आएगी, देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी कहां पर है, बहुत दूर,
वहां से किसी बॉडी को हम लेकर आएंगे कहां पर, इन्फिनिटी क्या मींस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, जहां पर फोर्स लगेगा ही नहीं, वहां से किसी बॉडी को मैं लेकर आऊं विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस अर्थ अपना काम ना करे, उसको अपनी ओर खींचे मत एक्सेलरेशन के साथ। इस तरह से हमें उसको जकड़ कर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींचेगी तो उसको मैं कितना काम करूं कि वो विदाउट एक्सेलरेशन वहां से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक जाए। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर कोई क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, वहां पर उसके ऊपर क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो अब टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अब यहां पर क्या है, टू मूव अ यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब वन पॉइंट कौन सा, इन्फिनिटी से यहां तक। क्लियर? देखो बच्चों एक बात देखो, ध्यान समझो, ये मैंने किया अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूलाज, ओके, फॉर्मूला के साथ के डेफिनेशन में जो बोला उसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि पोटेंशियल क्या, वर्क डन पर यूनिट मास, ओके, यूनिट मास, वर्क पर मास, पर मींस डिवाइड बाय, ओके। इसको सेकंड तरीके से भी हम कर सकते हैं, यूनिट मास मींस एम नॉट की वैल्यू सिंपल 1 कर दी, तो ये P ही W बन गया, और एम नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है। दो तरीके से आप कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला के साथ भी किया और इसको भी साथ में समझाऊंगा, जैसे यहां पर अभी समझाया था। अब क्या है, देखो ये रहा वो इन्फिनिटी का पॉइंट, अर्थ से बहुत दूर, अर्थ की एग्जांपल लेकर चलेंगे हर केस में, बहुत दूर इन्फिनिटी का पॉइंट है ए। यहां से मैं किसी बॉडी को उठाकर यहां पर लेकर आऊं, जो कि क्या है, अर्थ के पास वाला पॉइंट है ये पी। तो यहां से यहां तक लेकर आऊं, तो इस पी पॉइंट के ऊपर मैंने फाइंड करना है बच्चों कि पोटेंशियल क्या है, ओके। ये पी पॉइंट जो है, इसको आप पी पॉइंट ना लिखो, क्योंकि यहां पर पी और भी बहुत सारे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगी, इसको आप लिख दो बी पॉइंट, ओके। यहां पर मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे ही मैं इस बॉडी के, इस जो ये यहां पर बॉडी होगी, और बॉडी कौन सी है, यूनिट मास है, इस यूनिट मास की बॉडी को जैसे ही मैं यहां से उठाकर यहां तक लेकर आऊं, और जैसे इसके पास आऊंगा तो अर्थ अपनी और खींचने की कोशिश करेगी, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, एक्सेलरेशन नहीं आने देनी है। हम कितना काम करें, और क्योंकि सारा काम हम खुद करें, अर्थ कोई काम ना करे, ये ध्यान रखना, क्योंकि अर्थ काम करेगी तो वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, इसको अपनी ओर खींचेगी, वो करने नहीं देना। यहां से किसी बॉडी को उठाकर यहां तक लेकर आऊं, कितना मैंने काम किया, उस बॉडी, यूनिट मास की बॉडी को यहां से उठाकर यहां तक लाने में विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो उसको हम बोलेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो आएगा पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके। क्लियर? डेफिनेशन से याद रखना, समझ गए। तो आपके पास V क्या आ गया, W/m0। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? हमारे पास फोर्स, वर्क डन क्या होगा। अब अगर मैंने यहां से यहां तक लाते वक्त मैंने थोड़ा सा अगर लगाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये A है, A से A डैश पॉइंट तक, यहां से यहां तक लाने वक्त थोड़ा सा वर्क डन किया, थोड़ा सा मैंने यहां से यहां तक फोर्स लगाकर लाया, और इतने में इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन भी थोड़ा सा हुआ। तो वर्क डन क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dr, देखो यहां पर dx, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट dx, ओके। तो वर्क डन, ये फोर्स की वैल्यू लिख दी यहां पर, साथ में dx आ गया। अब थोड़ा सा वर्क डन है तो पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा आएगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा वर्क डन अपॉन मास। तो थोड़ा सा वर्क डन क्या था, ये वाला मैंने यहां पर लिख दिया, ये सारा का सारा, अपॉन क्या, एम नॉट नीचे लिख दिया, कट कर दिया, तो ये बन गया। क्लियर? ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब अगर यूनिट मास की बात करूं तो यहां पर मैंने सिंपल मास लेकर चलूंगा, उसकी वैल्यू 1 है, तो वहां पर क्या करेंगे, वर्क डन, सिंपल वर्क डन क्या बनेगा, वही पोटेंशियल वही वर्क डन होगा, क्योंकि एम की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो V इक्वल्स टू W बन जाएगा, जब P इक्वल्स टू W बन जाएगा तो मैंने जो W होगा मैं उसी को लेकर चलूंगा, P लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट पे लिख दूंगा कि वही क्या बन गया, P। क्लियर? क्योंकि M की वैल्यू मैं लिखूंगा क्या, 1 लिखूंगा तो यहां पर भी 1 आएगा, आ गया। तो ऑलरेडी अगर इसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दी तो क्लियर क्या बना, तो ये सिंपल चीज यही बन गई, इसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर 1 की वैल्यू, एम नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, gm अपॉन x के साथ में dx आ गया, हो गया। अब क्या होगा, तो P
इक्वल्स टू डब्ल्यू भी हम लिख सकते थे, बट मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चल रहा हूं, इसलिए मैं इसके साथ डब्ल्यू नहीं लिख रहा। ओके, क्योंकि एम नॉट की वैल्यू मैंने कुछ ली थी, यूनिट करके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, पी की वैल्यू क्या है, पी मीन्स वोल्टेज पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या होगी, इतना बन गया। अब ये थोड़ा सा पोटेंशियल, सारा पोटेंशियल कैसे आएगा, जब मैं इसको बॉडी को यहां से यहां तक लेकर आऊंगा, पूरे पॉइंट चार्जेस, पॉइंट पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, मीन्स इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक। तो उस केस में क्या होगा, सारे के लिए कर दिया, dx थोड़ा था, अब पूरे के लिए कर दिया, तो यहां पर साथ में क्या होगा, dx भी आएगा साथ में, यहां पर आ गया। तो ये बन गया मेरे पास, इंटीग्रेट कर दिया पूरे के लिए, यहां से लेकर यहां तक। जब यहां पर है तब डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी, मींस मैंने कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट है, इस पॉइंट से उठाकर उस यूनिट मास को यहां तक लेकर आऊंगा। तो इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितना है, x कितना है इस टाइम, इन्फिनिटी। ओके, यहां से उठाकर यहां पर लेकर आऊंगा तो x कितना हो जाएगा, r। तो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस कितना मूव हुआ, कितनी हमारे पास लिमिट आई, इन्फिनिटी से लेकर r तक। ओके, तो वही क्या थी, x की वैल्यू dx वही होगा। ओके, इंटीग्रेट किया तो कैसे इंटीग्रेट होगा, नीचे x स्क्वायर है, ये तो दोनों कांस्टेंट बाहर आ गए, नीचे x स्क्वायर है, ऊपर जाकर क्या हो गया, x की वैल्यू -2, इंटीग्रेट किया -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, तो ऊपर क्या हो गया, x की वैल्यू -2 + 1 मीन्स x की वैल्यू -1, और नीचे क्या है, -2 + 1 ओनली -1, तो -1 आगे आ गया, और ऊपर क्या हो गया, x की वैल्यू -1, और नीचे जाकर वो लिखी तो वो क्या बन गई, x की वैल्यू 1, तो ये x आ गया हमारे पास। क्लियर। तो ये हमारे पास अपर और लोअर लिमिट है। यहां पर क्या करेंगे, gm की वैल्यू साथ में -1 जो आगे था उसको मैंने यहां पर लिख दिया, नीचे जो -1 आया था उसको आगे लिख दिया, -gm आ गया, और यहां पर क्या होगा, अपर लिमिट पहले फिल की x की जगह, तो ये लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट फिल की x की जगह, ये आ गया। अब 1/∞ क्या होता है बच्चों, 0, तो वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू मेरे पास बनकर आ गई पोटेंशियल की, हो गई, क्लियर होगी बच्चों बात। तो मेरे पास ये पोटेंशियल निकल कर आ गया। अब ये पोटेंशियल है, अब अगर मैं ये वाला मेरा पोटेंशियल कहां पर आया, अगर मैं उस बॉडी को यहां से यहां तक लेकर आया था, अगर मैं इसी बॉडी को यहां से उठाकर यहां तक लेकर आऊं, इस पॉइंट तक लेकर आता, तो अपर लिमिट बनती इन्फिनिटी। ओके, मींस इनिशियल ये डिस्टेंस होता और फाइनल डिस्टेंस क्या होता, ये तो इनिशियली ये आता तो वो क्या आता, इन्फिनिटी, और फाइनल ये आता तो वो क्या आता, कैपिटल R। तो यहां पर क्या आना एट दैट टाइम, कैपिटल R आ गया। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस है अर्थ का, बहुत दूर ये हाइट है, जैसे ही यहां पर पहुंचेगा सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल r क्या बन गया, कैपिटल R, तो मेरे पास ये आ गई पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसको ध्यान से समझना बच्चों कि अब ये R की वैल्यू क्या है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है, तो P की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई, ये वैल्यू कौन सी आई, नेगेटिव। यहां पर ये जो वैल्यू थी ये पॉजिटिव थी, जैसे R की डिस्टेंस बढ़ता था इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती थी। ओके, और अंदर वाले केस में ये रहा, उसके बाहर वाला केस डिक्रीज होती जाती, जैसे इसके अंदर वाले केस को हम फॉलो करते थे, उस वाले केस में हम फॉलो करते थे कि क्या ये अंदर से खाली है वो बॉडी, या उस बॉडी वो सॉलिड बॉडी है। तो सॉलिड के लिए ये केस फॉलो होता था और खाली के लिए ये फॉलो होता था इस वाले केस में, और यहां पर भी फॉलो होगा। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास आ गया, पी की वैल्यू क्या है, -gm/r। अब देखेंगे क्या, जैसे इस वाले केस में क्या वैसे ही देखेंगे अब कि इनसाइड द अर्थ हमारे पास केस क्या होंगे। बाहर वाले केस में तो हमने देख लिया R के साथ क्या है, इनवर्सली है, तो ये रहा बाहर वाला केस, जैसे ही वो 0, ये सेंटर ऑफ अर्थ, ये रहा सेंटर ऑफ अर्थ, 0 से मार्क। ओके, सेंटर ऑफ अर्थ यहां से, अब जैसे वो होलो होगा और सॉलिड होगा, दोनों केसेस में फॉलो करेंगे कैसे बनेगा। देखो यहां पर P की वैल्यू है नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या, ग्राफ भी नीचे वाला बनेगा, वोल्टेज को क्या रखा जाएगा, नेगेटिव। ओके, यहां पर पॉजिटिव थी, यहां पर नेगेटिव है बच्चों, ध्यान रखो। तो इसका मतलब क्या है
कि जब कभी भी हम किसी बॉडी को इन्फिनिटी से कहीं पास लेकर आएंगे अर्थ के, तो उसकी वीक, अब सरफेस से ऊपर ऊपर की बात है, सरफेस के अंदर की बात होगी तो वो देखा जाएगा हॉलो है या सॉलिड है। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ है और ये इन्फिनिटी है। इसके बीच वाले किसी भी पॉइंट के ऊपर जब कभी भी हम फाइंड करेंगे कि वहां पर पोटेंशियल क्या है, तो देखा क्या जाएगा कि उस पॉइंट के ऊपर, इन्फिनिटी के पॉइंट के ऊपर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है, और इस पार्ट पर, इस सरफेस से लेकर इन्फिनिटी के बीच बीच पर वहां पर वी की वैल्यू क्या है। तो वी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इस पोजीशन पे सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में नेगेटिव आएगी। तो क्या होगा कि जैसे ही हम उस सरफेस, उस इन्फिनिटी से यहां पर लेकर आएंगे तो वी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होती जाएगी टिल द सरफेस ऑफ अर्थ। कि सरफेस ऑफ अर्थ तक तो ये है, उसके बाद में क्या होगा वो देखेंगे, टिल नहीं लगाना, उसके बाद देखेंगे अंदर जाकर क्या होगा। तो देखो क्या है, तो अगर मैं यहां पर देखो स्पेशल केस करके देखते हैं कि अगर बच्चों आर हो जाए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मींस वो जो पॉइंट है वो कहां पर है, बहुत दूर, ग्रेविटेशनल फील्ड पे से बाहर, बहुत दूर। तो वहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, इसके जी माइनस जी एम अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नीचे आ गया तो जीरो हो गई। तो ये जीरो है, नेगेटिव है नहीं है, जीरो है, तो जीरो पॉजिटिव है। ओके, तो तभी भी अब इसकी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू सरफेस पे आ जाए तो इसकी वैल्यू आर आ गई, तो वी की वैल्यू क्या बनती है, माइनस जी एम अपॉन आर बनती है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एट दैट टाइम वी की वैल्यू बनती है माइनस जी एम अपॉन आर। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो क्या समझे यहां से आप कि जब जब सरफेस पे, जब वो बॉडी इन्फिनिटी से उठाकर हम सरफेस पे लेकर आएंगे तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। जैसे जैसे वो दूर जाएगा, आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाएगा। बट जाकर पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होने जाने का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द जीरो वो बढ़ता जाएगा। नेगेटिव है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो टूवर्ड्स द जीरो बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पर देखो होलो वाले केस में समझते हैं, ये रहा वो सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहां पर उसकी वैल्यू ये है, ओके, माइनस जी एम अपॉन आर, क्लियर, माइनस जी एम अपॉन आर। ये आर का डिस्टेंस जीरो से लेकर इन्फिनिटी, यहां से लेकर इतना डिस्टेंस आर जब होगा तो वहां पर उसकी इतनी वैल्यू होगी। जैसे उससे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये टूवर्ड्स, ये नेगेटिव था, ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा, तो पॉइंट ये बनते जाएंगे, तो टूवर्ड्स द पॉजिटिव होता जाएगा। और जब कभी वो क्या होगा, इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो ये वैल्यू कहां पर मिलेगी, जाकर इस लाइन के ऊपर कहीं पर मिल जाएगी। तो मिल जाएगी तो क्या वैल्यू आ गई, ये 4 क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यू क्या बन गई, पॉजिटिव हो गई। तो पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम होने का मतलब ज्यादा कब हुई, जीरो से लेकर, माइनस से लेकर जीरो तक बढ़ी। तो ये जीरो क्या है, ये बड़ा है नेगेटिव वैल्यू से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, वी की, जब आर कितना हो, इन्फिनिटी हो। तो याद रखना यहां पर वी क्या है, मैक्सिमम है, और यहां पर क्या है, मिनिमम है। अब देखा जाएगा कि होलो है कि क्या है। अब देखो यहां पर अगर वो होलो है, मैं पहला केस लूंगा होलो के लिए, अगर वो सफियर होलो है तो क्या होगा, जो सरफेस के ऊपर है, अब उसके अंदर तो मास ही नहीं है, तो जो यहां पर होगा वही चलेगा पूरा टिल द एंड। अंदर भी पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस के ऊपर है, मींस यहां पर जो मिनिमम है, यहां पर भी वी की वैल्यू मिनिमम ही रहेगी, सेंटर पे भी। किसके लिए, अगर ये होलो है तो, सफियर होलो है तब, ओके, यही रहेगी वैल्यू। बट अगर वो क्या है, सॉलिड है, तो क्या होगा। अब सॉलिड के लिए एक एब्रिवेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, बात याद रखनी पड़ेगी। सेंटर, इस सेंटर के ऊपर बच्चों एट दैट टाइम वीसी क्या होगा, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होगा, 3.2 इंटू वीएस। वीएस मीन सरफेस पे जितना है उसके साथ 3.2 मीन्स 1.5 ऑफ वीएस, इसके साथ इतना मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, वीसी आएगा। अब यहां पर नेगेटिव वैल्यूज थी तो ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, उतना ही वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके।
तो ये रहा सेंटर, यहां से लेकर ये सरफेस तक, यहां से लेकर यहां तक ये सरफेस की वैल्यू, इतना डिस्टेंस r की दूरी पर, इतने r की दूरी पर ये रहा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इससे ऊपर तो हमें पता है कैसे जा रहा है, इनवर्सली जा रहा है। ओके, यहां पर भी इनवर्सली जा रहा है। ओके, अब यहां पर ये 0 था और यहां पर क्या होगा, वे डिक्रीज होगा, और लिखा गया है 1.5 टाइम्स इंक्रीज होता हुआ, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो और डिक्रीज होगा, तो वो और नीचे जाएगा, तो उसकी वैल्यू ये लिखी गई 3.2 इंटू इसकी जो वैल्यू थी वो रही ये, साथ में नेगेटिव इसके साथ भी था, वही मल्टीप्लाई हुआ। बात याद रखना इस बात को। तो ये था बच्चों हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब क्या है, नेक्स्ट है, और ये जो थिंग्स हमने पढ़ी है ना बच्चों, इंटेंसिटी वर्ड, पोटेंशियल वर्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये +2 में भी ऐसे ही चलेंगे। तो दिमाग में रखो कि इसमें मैंने क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा। अब जब +2 के लेक्चर्स चलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में भी अगले साल। तो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब किसी बॉडी, अब यहां पर जो बॉडी थी उसकी वैल्यू क्या थी, 1 यूनिट। यहां पर वो बॉडी की जितनी वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी, इसके साथ इसका यही फर्क है। ओके, यहां पर ये पोटेंशियल था उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ गया, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए m की वैल्यू 1 रखनी पड़ती थी। अब यहां पर m की वैल्यू 1 नहीं रखनी, उसकी जो वैल्यू है वही लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी बॉडी की, वो फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर एनर्जी का स्टोर होना, व्हेन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, यही केस, इन्फिनिटी से लेकर टू दैट पोजीशन विदाउट एक्सेलरेशन। जब ये बॉडी यहां से यहां पर चली गई, इस वाले केस में m की वैल्यू 1 थी, यूनिट बॉडी थी, ये यूनिट नहीं है, इस बॉडी को यहां से यहां पर लेकर गए, तो उस बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी का स्टोर हो गई, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। देखो, विदाउट एक्सेलरेशन आना जैसे यहां पर था, m0 की वैल्यू है डेफिनेट मास, यहां पर उसका कोई मास होगा, वो मास जितना है वो लेकर चलेंगे। यहां पर क्या था, ये था पोटेंशियल। ओके, तो यहां से W निकाला, वो क्या था, m के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो देखा गया यहां पर भी क्या किया, तो वर्क डन क्या आ गया, यहां पर P की वैल्यू क्या आई, ये रही, तो P की वैल्यू ये रही, साथ में m0 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। ओके, अब क्या करना है, अब अगर इसकी कोई मास बॉडी का है तो वही साथ में चलेगा। यहां पर मैंने m की वैल्यू, m0 की वैल्यू क्या लिखी थी, 1, सेकंड वाला केस दूसरी तरह से जब मैंने समझाया था, m0 की वैल्यू 1 लिख दो। अब 1 नहीं लिखनी, जितनी है उतनी चलने दो बच्चों, तो वो साथ में m0 मल्टीप्लाई होगा। यहां पर वो m0 मैंने यहां पर खत्म कर दिया था, 1 लिख दिया था, अब वो साथ साथ चलेगा, तो वो यहां पर लगा रह गया, तो वही यहां पर आ गया। ओके, तो कोई फर्क नहीं आया, वही नेगेटिव साइन यहां पर है, वही वहां पर था, पूरा साथ में m0 की मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो रिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि वो क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ, वो रहा रिलेशन, ये रहा रिलेशन बच्चों। ओके, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन मास, यहां पर भी लिखा था, ये रिलेशन साथ में चलेगा। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्या है, स्पेशल केसेस करें, वो क्या है, ये तो मैंने लिखा कि इन्फिनिटी से वहां तक लेकर गए, तो वैसे समझा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अब मैं अगर उसी बॉडी को इन्फिनिटी से लेकर उस पोजीशन पर लेकर नहीं आया, मैंने क्या किया, ये सरफेस है ऑफ अर्थ, ये जहां पर मैं खड़ा हूं ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इससे एक पॉइंट ये है, इससे एक पॉइंट ऊपर और है। अगर मैं किसी बॉडी को यहां से उठाकर यहां तक ले आऊं और ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी पर ना हो, इन्फिनिटी पर पॉइंट बहुत दूर है, तो अगर मैं इस बॉडी को यहां से उठाकर यहां पर लेकर आऊं, तब भी क्या पोटेंशियल कोई एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर होगी कि मैंने कितना काम किया। देखो, जितना मैं काम करूंगा उसी के अकॉर्डिंगली उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, स्टोर होगी। तो मेरे काम के अकॉर्डिंगली उसके अंदर एनर्जी आए, ना कि उसके अंदर पहले एनर्जी जो है वो आए। ओके, तो अगर बच्चों इन्फिनिटी से कोई बॉडी को उठाकर मैं यहां पर लेकर आया, तो वहां पर कोई एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल 0 था इन्फिनिटी पे। यहां पर आया तो एनर्जी आ गई। देखो, पोटेंशियल ही 0 है तो एनर्जी नहीं आएगी, इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल नहीं है। ओके, इन्फिनिटी मींस पोटेंशियल एनर्जी 0।
तो वहां पर पोटेंशियल नहीं है। जब वो उस बॉडी को मैं यहां पर लेकर आया तो इस बॉडी के अंदर को पोटेंशियल आ गया। तो ये वर्क डन मैंने यहां पर किया था। अब अगर कोई मैं और वर्क डन करूं, इस बॉडी को यहां से उठाकर यहां पर लेकर आऊं, तो पिछले वाला वर्क डन इस वर्क डन में ना आए, क्योंकि वो पूछ क्या रहे हैं कि तुमने अब कितना काम किया, उसके अकॉर्डिंगली वर्क डन बताओ। तो पहले वाला जो वर्क डन, उसकी एनर्जी के जो पोटेंशियल जो उस बॉडी के अंदर स्टोर होगी वो उससे माइनस की जाएगी। अब उसको साथ में नहीं रखना, क्योंकि जो मैंने काम किया, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन ब्रॉट फ्रॉम यहां से दूसरी पोजीशन पर, तो वो एनर्जी कैसे होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि मैंने अब कितना काम किया उसी के अकॉर्डिंगली एनर्जी आए। तो देखा जाए, एक और बात ले दो यहां पर, चेंज इन एनर्जी। अब देखो किसी बॉडी को कहां पर बनाऊं बच्चों, ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों अब पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। वहां पर बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा था, इसलिए अब क्लियरेंस आपको पूरी होगी कि अगर मैं हायर हाइट से लोअर हाइट की ओर जाऊं तो क्या होगा, जब मैं लोअर हाइट से हायर हाइट की ओर जाऊं तो क्या होगा। तो ध्यान में रखना इसको बात। पोटेंशियल एनर्जी आप समझ चुके हो, इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक पहुंचना, ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ओके। अब अगर मैं हायर हाइट से लोअर हाइट की ओर आऊं तो क्या होगा। हायर हाइट मींस इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो रही है, मिनिमम, खत्म है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जीरो है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। और साथ में जब नीचे नीचे को आए जाएंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, नेगेटिव 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 होती जा रही है। तो अब ये रहा मेरे पास सरफेस, स्फीयर है, ये सेंटर है, ये उसकी एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये रहा डिस्टेंस उसका r2, ये रहा डिस्टेंस उसका r1। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाऊंगा और इन्फिनिटी वाला टारगेट ये रहा, यहां से जब मैं इसको यहां तक लेकर आया तो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट है, ओके, है पोटेंशियल एनर्जी यहां पर। अब यहां से यहां तक का कितना काम किया गया वो फाइंड करनी है मैंने पोटेंशियल, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, कितना वर्क डन किया गया, ओके। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का, यहां के पोटेंशियल एनर्जी और यहां के पोटेंशियल एनर्जी, जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो देखना पड़ेगा कि पहले किसको रखना है, आगे किसको रखना है, इनिशियल वाली को या फाइनल वाली को। तो उसको ध्यान से समझना है। तो फाइंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगा, ओके, कि कितना मैंने काम किया गया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। उसको वो कैसे आएगी, यहां जो बनी और यहां जो बनी दोनों को आपस में माइनस करना है। तो वो कैसे करेंगे कि फाइनल को इनिशियल से माइनस करना, चाहे इनिशियल को फाइनल से माइनस करना, वो दिख रहा है। तो हमारे पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना था, माइनस GM अपॉन m0 लिख लो, चाहे जो इस बॉडी जो यहां पर है उसका मास, अपॉन क्या था, r, ओके। तो ये r था हमारे पास आया, तो यहां पर फॉर्मूले में था 1/r माइनस 1/infinity। ये इन्फिनिटी वाले केस था, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 लिखी तो फॉर्मूला ये बनता था। अब इन्फिनिटी नहीं है, यहां पर कोई डिस्टेंस है, वो है r1, तो वो क्या बनेगा, अपॉन यहां पर आएगा पहले कौन सा, जहां पर पहुंचे, जहां से पहुंचे, जहां पर पहुंचे वो r2 माइनस जहां से पहुंचे वो r1, ओके। तो ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल, तो ये भी रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल, तो कुछ ये बन गया। अब डिपेंड है, अगर अब हमें पता है बच्चों हम कैसे गए हैं, हायर से लोअर मींस ये डिस्टेंस ज्यादा है r1, तो r1 ग्रेटर देन r2 से, तो इसका मतलब r1 ग्रेटर देन r2 हुआ, तो ये सारी चीज तो क्या हो गई, पॉजिटिव, ओके, क्योंकि एलसीएम लेकर हम करेंगे तो ये नेगेटिव साथ में लगा है, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बन गई बच्चों, नेगेटिव। क्लियर होगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी एट दिस पोजीशन पे, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, अब वो देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या बनी, यहां का पोटेंशियल और कहां का पोटेंशियल वही देखना है। देखो फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास माइनस GM/m0 अपॉन आ गया बच्चों हमारे पास r2, ये माइनस है बाहर रहा, और साथ में यहां पर भी माइनस है, तो वो बन गया GM/m0 अपॉन r1, हो गया। तो ये था इनिशियल के लिए, ये है फाइनल के लिए, माइनस माइनस, अब ये माइनस जाकर साथ में क्या हो गया,
अपना इफेक्ट दे गया, और ये चीज पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव होगी, तो यहां पर क्या आ गया R1, तो यहां पर क्या आ गया R2। तो ये आ गई इनिशियल पहले, फाइनल बाद में। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास फॉर्मूला बन गया ये, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल फाइनल का मतलब क्या है, तो ये पॉजिटिव है, जैसे इस साइड को हम आएंगे तो ये पॉजिटिव इससे कम हो जाएगा। अब मान लो इसकी वैल्यू है, अब 0 है यहां पर वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी -1, जैसे और पास जाएंगे -2, और पास -3, -4, यहां पर जाकर -5 हो गई। चलो ओके, तो अब क्या करेंगे कि इसके मुकाबले ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पहले, इसकी वैल्यू बाद में। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इनिशियल माइनस फाइनल आएगा जब हम हायर हाइट से लोअर हाइट पे जाएंगे। अब इस वाले केस के लिए देखें क्या होगा, जब हम कैसे जा रहे हैं बच्चों, लोअर हाइट से हायर हाइट के ऊपर। तो उस वाले केस के लिए भी बना ले डायग्राम। तो ये वाला मेरा डिस्टेंस हो गया r, यहां से थोड़ा सा और ऊपर गए तो ये हाइट डिस्टेंस h आ गया। तो यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस बन गया बच्चों r प्लस h। तो अब ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है। अब अगर बॉडी को मैं यहां से यहां पर लेकर जाऊं, लोअर हाइट से हायर हाइट की ओर, तो एट दैट टाइम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या आएगी, -gm(m)0, साथ में आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल कौन सा है, ये रहा, इनिशियल कौन सा है, ये रहा। तो फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स r प्लस h -1/r। ओके, अब इस वाले केस में क्या करेंगे, फिर से वैसे ही किया जैसे पहले था, -gm(m)0, नीचे से r निकाल लो कॉमन बाहर। तो यहां तो r है नहीं, तो मल्टीपल डिवाइड किया होगा, नीचे वाला बाहर आ गया, ऊपर वाला रहा गया साथ में ही। तो यहां पर क्या है, वो तो बाहर आ गया था r पहले ही, तो यहां पर है। अब क्या होगा, ये चीज कुछ ऐसी है। तो इसको आप बच्चों कुछ अगर बाइनोमियल लगानी है आपने यहाँ पर, तो इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, r प्लस h/r करके इसकी पावर -1 कर दी, साथ में माइनस कुछ ऐसे हो गया। अब क्या होगा, gm(m)0/r है, बाइनोमियल लगानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, h/r, तो इसकी वैल्यू है -1, साथ में आ गया -1। बाइनोमियल अप टू फर्स्ट ऑर्डर लगानी है तो क्या करेंगे, 1 माइनस, ये तो जैसे था ये साथ में आप इफेक्ट देगा आगे, तो वो क्या कर गया, माइनस कर गया, -1 आ गया, तो 1 के साथ h लगा तो h ही रह गया, साथ में आ गया -1। अब क्या करेंगे, अपॉन r, 1 के साथ 1 गया, साथ में माइनस है, ये कट गए, ये माइनस है, साथ में यहां माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये प्लस हो गया, साथ में आ गया h, r का r है तो r स्क्वायर हो गया। तो ये पूरी चीज बनती है g। ओके, सरफेस से वहां पर गए तो ये g है, तो ये क्या बन गया, mgh। तो mgh बन गया, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां से यहां तक जाएंगे तो पॉजिटिव आ गया वर्क डन, आ गया बच्चों पॉजिटिव वर्क डन। क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो कैसे करेंगे अब, तो यहां पर भी कैसे किया गया, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो तो वही बात बनती है। ओके, तो ये पॉजिटिव आ गया, इसने ये बात शो कर दी, जैसे हम ऊपर से नीचे को जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या पाएंगे, जैसे ऊपर से नीचे को हम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ऑलवेज आएगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगी वो भी कैसे पता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, इसकी वैल्यू कम है, ये तो सभी कांस्टेंट थे, इसकी वैल्यू ज्यादा, वो इस साइड गया, इसकी कम है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और यहां पर जैसे ही हम लोअर से हाइट की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। रिजल्ट में लिख लेना इसको याद। तो ये हमारा डन हो गया। अब बच्चों एक छोटा सा आर्टिकल है, रिलेशन फाइंड करना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, किसके साथ, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के साथ। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, जल्दी से हम उसको करेंगे। लेक्चर भी काफी लंबा हो चुका है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का, किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। हमें क्या पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या बनती है g, और वही क्या बनती थी i।
तो फोर्स क्या आ गया m इंटू आई। क्लियर? देखो ये तो बॉडी है, सरफेस ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर हो गया। यहां से अगर बॉडी को मैं किसी को अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, सरफेस से मैं कोई बॉडी को ऊपर को लेकर जा रहा हूं, तो मैं वर्क डन कर रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं काम किस साइड को कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरी ओर, क्योंकि फोर्स, अब फोर्स लग रहा है बच्चों नीचे की ओर, तो वो फोर्स कौन सा है? ये रहा फोर्स जो अर्थ अपनी ओर लगाती है। तो मैं फोर्स काम कर रहा हूं इस साइड को, और अगर मैं काम बच्चों यहां से इस साइड को कर रहा हूं अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मेरा जो काम किया गया है वो क्या है? पॉजिटिव है। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं काम कर रहा हूं तो वो मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, तभी मैं काम कर पा रहा हूं। ओके, अगर इस साइड को करता तो वो अर्थ ही काम कर देते, मैं कौन सा काम कर रहा, मैंने तो कोई काम नहीं किया दैट टाइम। क्लियर? तो अब ये फोर्स हो गया बच्चों किस साइड को? इस साइड को। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया फोर्स। फोर्स किस साइड को है? नीचे की ओर। मैं अगेंस्ट दिस फोर्स काम कर रहा हूं, तो मेरा वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। तो वर्क डन में क्यों लेकर आया? क्योंकि मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन मास क्या था? पोटेंशियल था। ये पर यूनिट मास वाला केस। अगर इस मास की वैल्यू हम डायरेक्टली 1 कर दें तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर बनती हैं। क्लियर? अगर इस मास की कोई ना कोई वैल्यू मेरे पास है तो वो वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा और वही इसके साथ कंपैरेटिवली बनेगी। ओके, अब क्या करूंगा? वो मास की वैल्यू यहां पर लिख दी तो वही उससे मेरे पास v आ जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? अब वर्क डन क्या आएगा? फोर्स साथ में आ गई डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या? m इंटू आई, साथ में आई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैं किस साइड को कर रहा हूं? यहां से ऊपर की ओर। फोर्स किस साइड को है? वो फोर्स मैं इस साइड को लगाऊंगा तो वो फोर्स की वैल्यू है ये। अब आई की डायरेक्शन किस साइड को होती है? इस साइड को। आई मीन्स इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी मीन्स यही चीज जी थी, तो जी हमेशा किस साइड को लगता है? इस साइड को। तो आई और एस दोनों के बीच में बच्चों यहाँ ये कॉस प्रोडक्ट था, तो ये दोनों आपस में एंगल कितना बना है? m इंटू आई इंटू एस, साथ में कॉस डॉट को खोलेंगे तो कॉस लगेगा। कॉस कितना लगेगा? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहां पर आ गया नेगेटिव। वर्क डन मेरे पास आ गया माइनस ऑफ m इंटू आई इंटू एस। क्लियर? वर्क डन आ गया बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्या रह गया? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन अपॉन मास। तो वर्क डन मेरे पास है m इंटू आई इंटू एस, साथ में नेगेटिव अपॉन m के साथ m चला गया तो v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आई इंटू एस। क्लियर? आई इंटू एस आ गया। और बच्चों मुझे क्या चाहिए? इंटेंसिटी चाहिए, तो वो मेरे पास क्या बनेगी? v अपॉन एस। तो ये है रिलेशन के पास। तो बच्चों यहां से हमें क्लियर है आई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस v अपॉन एस। तो ये रहा रिलेशन इनके बीच में जो बनता है। तो पोटेंशियल, तो अगर बच्चों ये चीज हो पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मींस आई की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा क्या आएगा? पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो हमेशा बनता है, डिवाइड बाय डिस्टेंस वो हमेशा बनता है ग्रेडियंट पोटेंशियल का। तो ये थे बच्चे जो चीजें हमने आज पढ़नी थी। आज का टॉपिक बहुत लंबा, काफी समय लग गया और बहुत तेजी से किया ताकि लेक्चर छोटा हो और आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। तो जितना इजी वे से हो सका मैंने आपको करवाया बच्चों। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। और सैटेलाइट नेक्स्ट टॉपिक है, उसे लेकर हम आपके सामने बहुत जल्दी से फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर। स्क्रीनशॉट बता लो बच्चों।